अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग मैक्सिमम पावर आउटपुट देखेंगे कि कब होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक फिगर है। ठीक है, तो इस फिगर में आपके पास ये करंट सोर्स है ई बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, और करंट जो है वो आउटर सर्किट में रेजिस्टर आर के क्रॉस फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। सो साइड हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखते हैं, सो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ to a point of low potential, and as such they lose potential energy. So charges जो है वो high potential से flow करते हैं lower potential की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, तो they lose their energy ना। ये हमने लास्ट डे की डिस्कशन से भी ये पढ़ा था, ये हमने सीखा था कि जो चार्जेस हैं जब वो आउटर सर्किट में फ्लो करते हैं तो दे लूज देयर पोटेंशियल एनर्जी। जब वो वापस बैटरी में आते हैं तो वो बैटरी उन पर काम करती है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। ठीक, if V is the potential difference across R, so हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। बैटरी की EMF E है, इसके अपने अक्रॉस जो डेसिपेट हो रही है एनर्जी वो क्या है, I टाइम्स स्मॉल r, और बाहर जो एनर्जी हमें मिल रही है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो इस R के अक्रॉस अपीयर होगा। तो फिर जो हमारी एनर्जी पर यूनिट टाइम डेसिपेट हो रही है वो क्या होगी, पावर। ये पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम, या एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, जो कि वो दोनों बराबर हैं। एनर्जी पावर आउटपुट यानी जो पावर हमें डिलीवर हुई है वो, और जो पावर डेसिपेट हो रही है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो दोनों बराबर हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ से जो भी पावर डिलीवर होगी P टाइम्स P इज इक्वल टू V टाइम्स I, वही पावर जो है वो यहाँ रजिस्टर के क्रॉस जो है वो डेसिपेट होगी। सो V टाइम्स I इज द पावर डेसिपेटेड, या एनर्जी डेसिपेटेड पर सेकेंड, या पावर। ठीक है, पावर जो है बाय डेफिनेशन इट्स द वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट टाइम डिलीवर्ड और डेसिपेटेड. This loss of energy per second appears in other forms of energy and is known as power delivered. ये other forms of energy क्या मतलब, जैसे आप रजिस्टर है, let's say रजिस्टर आपका कोई हीटिंग सोर्स है, तो ये रजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। या आप कोई भी और काम जो आप इससे कर रहे हैं, अगर कोई लेट्स से बल्ब है तो वो उसको लाइट में कन्वर्ट करेगा, विजिबल। तो इस तरह मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ऐसा है कि बैटरी जो एनर्जी दे रही है वो यहाँ पे डेसिपेट होने का मतलब ये है कि वो एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वापस चार्जेस आपके पास आ जाते हैं। बैटरी फिर उनको एनर्जी देती है, तो एनर्जी कहीं पर भी लॉस नहीं हो रही। एनर्जी जो है वो मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे केमिकल एनर्जी सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके चार्जेस को दे रहा है। चार्जेस जब आउटर सर्किट में फ्लो कर रहे हैं वो जब इस रजिस्टर के क्रॉस एनर्जी डेसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर वो डेसिपेशन से मतलब हमारा ये होता है कि वो एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं रही, अब वो किसी और फॉर्म में जो है वो हमें मिल रही है। वो हवा की सूरत में मिल रही है, वो रोशनी की सूरत में मिल रही है, ये वो आपको एक हीटिंग आयरन जो है वो यहाँ पर आपने लगाई है तो वो हीट की सूरत में मिल रही है। तो किसी भी फॉर्म में आपको वो एनर्जी मिल रही है। तो हम देखने जा रहे हैं कि जो पावर आउटपुट है वो मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पावर डिलीवर की है हमने आर को, या पावर जो हमने डेसिपेट हुई है आर के क्रॉस, वो क्या है, पी आउटपुट। सो पी आउट इक्वल्स टू वी टाइम्स आई, ये फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था। और हमें इससे भी फेमिलियर है कि अगर हम वी की जगह आई आर पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर। और यहाँ पे आई जो है वो क्या है, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि आई जो है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर विच इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, वो है। ठीक है, आई इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से जानते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है आप उठा के फॉर्मूला में पुट कर दें। सो ये आई की वैल्यू यहाँ से उठा के इस वाले फॉर्मूला में आपने पुट कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा पावर आउट यानी पावर आउटपुट दिस वन। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ई स्क्वायर आर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो अगर आप देखो तो ये क्या है, आर स्क्वायर। मैं इसका जो स्क्वायर है वो खोल रही हूँ। सो आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर खोलें तो
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ठीक है, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर अगर हम यूं करें, इस वाले के अंदर हम इसके अंदर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, इसमें हम 2 स्मॉल आर कैपिटल आर ऐड भी कर दें और 2 स्मॉल आर कैपिटल आर सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल होकर दोबारा आपको ये वाला दे देंगे फार्मूला। तो इसमें हमने 2 स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर किया, जिससे इस पे ओवरऑल कोई मतलब आप ऐसा कर सकते हो ना किसी भी इक्वेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ एक इक्वल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, यू आर अलाउड टू डू दैट। अब इसमें ये जो चीज़ है इसको अगर हम यूँ लिख लें कि आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 4 आर कैपिटल आर और माइनस 2 आर आर, और इनको अगर हम साथ लिखें इसको और इसको तो यह आ जाता है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर प्लस 4 आर आर। तो आप देखो कि ये जो है ना ये आपका फॉर्मूला बन जाता है आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर कैपिटल आर। ठीक हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस वाले को अगर हम दोबारा सॉल्व करेंगे, इस वाले को हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो वापस हम इस पे आ जाएंगे, यानी ये दोनों जो है वो इक्वल है। ठीक हो गया। अब ये हमने क्यों किया काम, ये हमने इसलिए किया था कि हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट पता चल जाए। तो यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कैसे पता चलेगी कि अगर हम ये हमारे न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू है ई स्क्वायर आर और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर आर। अब हमें पता है कि जो ये वैल्यू है पावर आउटपुट ये मैक्सिमम तभी होगी जब इसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। मतलब जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा और जितना न्यूमिनेटर बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा जो रेशियो है उसकी वैल्यू आएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपके पास ऊपर 10 है लेट से, तो उसको आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5, और अगर आप 10 को लेट से 5 से ही डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 2। तो 10 को आप जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। यानी हमारा डिनोमिनेटर 10 को 5 से डिवाइड किया आंसर आ गया 2, लेकिन जब 10 को 2 से डिवाइड किया आंसर आया 5। तो हम यानी अगर या आप मतलब किसी और नंबर से भी डिवाइड कर लें, 10 को 3 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा समथिंग लाइक 3.3 आई गेस। तो इस तरह करके तो मतलब बात कहने का मकसद ये है कि अगर आप सेम न्यूमिनेटर को छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर छोटा होगा आपका, यानी जो रेशियो के नीचे वाली वैल्यू है, बटे के नीचे वाली वैल्यू है, ये जितनी ज़्यादा आपकी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, छोटी वैल्यू आंसर बड़ा आया, बड़ी वैल्यू आंसर छोटा आया। तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही आंसर बड़ा आएगा। तो इसको छोटा करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, छोटा करने के लिए नहीं मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि पावर आउटपुट होगा कब मैक्सिमम ना, कब ये पावर जो है वो सबसे ज़्यादा डिलीवर होगी। तो वो कब डिलीवर होगी जब ये जो डिनोमिनेटर है वो छोटा तरीन हो। और छोटा तरीन कब होगा जब ये वाली वैल्यू इनमें से लेट से 0 हो जाए। ठीक है, इनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है ना, लेकिन ये यहाँ पे तो कैपिटल आर स्मॉल आर है, चूंकि दोनों की वैल्यू कोई ना कोई होती है तो ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाए तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर कैंसिल हो जाएंगे जो बराबर होंगे। तो ये वाली जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी इसमें से। फिर क्या रह जाएगा, फिर रह जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल आर कैपिटल आर, ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास रह जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 आर। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम पावर आउटपुट है। यानी ये कि हम अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो जो एनर्जी डिलीवर होगी एक्सटर्नल रेजिस्टर को वो मैक्सिमम एनर्जी होगी या वो मैक्सिमम पावर आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो यानी कब ऐसा होगा जब स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है बराबर हों। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। फिर भी इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है।
ठीक हो गया। तो ये है हमारा, thus we see that the maximum power is delivered to a resistance load when the internal resistance of the source equals to the load resistance. और वो है क्या? The value of this maximum power, maximum output power is given by E square by 4R. देखो E स्क्वायर बाय 4R भी लिख सकते हो और 4 स्मॉल r भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो R है वो बराबर है कैपिटल R के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों R बराबर हैं, तो आप E स्क्वायर बाय 4 स्मॉल r और 4 कैपिटल R दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम किरचॉफ्स रूल पे। किरचॉफ्स रूल जो हैं वो दो रूल्स हैं और ये किस काम के लिए यूज होते हैं? ये होते हैं सर्किट को एनालाइज करने के लिए। यानी ये सर्किट में हम क्या फाइंड करना चाहते होते हैं कि भाई पोटेंशियल कितना है, वी क्या है किसी चीज़ के क्रॉस, या फिर करंट क्या है, तो ये सर्किट एनालिसिस होता है। तो वैसे तो हमें पता है हम ओहम्स लॉ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओहम्स लॉ जो है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए फेल हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए फिर हमारे पास दो और रूल्स आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो रूल्स जो हैं वो फर्स्ट रूल है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, कि जो साइंटिस्ट का नेम था। तो उसका फर्स्ट रूल जो है वो ये है that it states that the sum of all the currents meeting at a point in a circuit is zero. यानी ये कि लेट्स से ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे मिलने वाले जितने भी करंट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो मतलब आ रहे हों या बाहर की तरफ निकल रहे हों या जा रहे हों, मतलब इस पॉइंट से पे मिलने वाले सारे करंट्स, नो मैटर विच डायरेक्शन दे आर फ्लोइंग, दे ऑल ऑफ देम आर समड अप टू जीरो। तो ये समेशन का मतलब है सम ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम बाय कन्वेंशन, या समझ लो कैसा, जैसे हम बाय कन्वेंशन जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेते हैं ना, करंट की डायरेक्शन को हम कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन लेते हैं कन्वेंशनल करंट की, तो उसी तरह मतलब बाय कन्वेंशन हम ये करते हैं कि जो जो पॉइंट की तरफ आ रहे होते हैं करंट उनको पॉजिटिव ले लेते हैं। यानी जैसे ये पॉइंट ए है, इस पे इसकी अगर हम बात करें तो करंट I1 और करंट I2 जो है वो पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं, और करंट I3 और I4 इससे दूर जा रहे हैं। तो जो करंट इसकी तरफ आ रहे होते हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो करंट दूर जा रहे होते हैं उनको हम नेगेटिव ले लेते हैं। सो दिस इज बाय कन्वेंशनल। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि जो दूर जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लें, करीब आ रहे हैं उनको नेगेटिव लें, तो इट्स इक्वली वैलिड कि उस पॉइंट पे भी ये रूल जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कि हम जो है वो हमने कन्वेंशन सेट कर दी है और हम इस तरह करते हैं। अब जो हमने सम लेना है ना, सम का मतलब ये होगा कि आपने जो करंट है उनका ये ध्यान रखना है कि हम लेट्स से अगर पॉइंट ए पे ले रहे हैं तो हमने ध्यान रखना है कि कौन से करंट जो है वो ए की तरफ आ रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव लेना है, और जो दूसरे करंट्स होंगे उनको हमने नेगेटिव लेना है। तो समेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ सम कर देना है, इसका मतलब ये है कि हमने अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम कैसा होता है कि जिसमें आप नेगेटिव साइंस को भी अंदर कंसिडर करते हैं। कोई चीज़ जो है वो नेगेटिव है तो आप लिखते हो प्लस और नेगेटिव टाइम दैट थिंग, ऐसे लिखते हैं आप। ठीक है, यानी आपने कर तो आप सम रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ का नेगेटिव साइन जो है वो अंदर ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक सम। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं कि algebraic sum of all the currents flowing towards a point equals to the sum of all the currents flowing away from the point, या algebraic sum of all the currents meeting at a point is equal to 0। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। सो कंसिडर सिचुएशन, तो ये वाली सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पॉइंट ए पे सारे करंट्स मीट कर रहे हैं, करंट I1 जो है और I2 जो है इन दोनों को हमने पॉजिटिव ले लिया है, प्लस और करंट I3 को हमने तो ब्रैकेट में हमने इसको नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव I3 प्लस नेगेटिव I4 इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा रूल था। अब इसके अंदर आप I3 और I4 जो है चूँकि दोनों नेगेटिव है इनको हम बराबर की उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ से अगर हमें 3 करंट्स मालूम है तो हम चौथा करंट मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि सारे करंट जो है वो एक ही पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हों और सबकी डायरेक्शन जो है वो मतलब इनवर्ड हो, ऐसा नहीं होगा। यानी हमेशा कोई एक करंट जो है वो लीव कर रहा होगा। ऐसा होगा कि
मतलब ये भी हो सकता है कि I1 और I2 और I3 तीनों जो है वो ए की तरफ आ रहे हों और I4 ए को लीव कर रहा हो, मतलब कोई एक करंट जो है वो लीव करना ज़रूरी है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि तीन करंट्स जो है वो पॉइंट ए को लीव कर रहे हों और एक उसकी तरफ आ रहा हो। ठीक हो गया। अनलेस के ए पॉइंट पे कोई सिंक हो, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे करंट्स जो हैं वो इसकी तरफ आए और कोई भी उसको लीव ना करे। ठीक है, सिंक क्या है अभी हम देखते हैं। सिंक को आप यूँ समझ लीजिए, बल्कि ये लास्ट पैराग्राफ में ये पॉइंट आ रहा है, उससे पहले ये देखिए कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट। हम हमारी जो मतलब डेफिनेशन थी उसको हम थोड़ा इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या थी कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग मतलब ए पॉइंट इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है, हमने इसको जब हमने थोड़ा सॉल्व किया तो हमें पता चला कि इसका ये भी मतलब बन सकता है कि द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, सो I1 I2 टूवर्ड्स पॉइंट ए फ्लो कर रहे थे और I3 I4 टूवर्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट ए फ्लो कर रहे थे। इसका मतलब है कि टूवर्ड्स द पॉइंट फ्लो करने वाले सारे करंट्स जो है बराबर होते हैं उससे अवे फ्लो करने वाले सारे करंट्स के। ठीक हो गया, यानी जितने करंट्स जो हैं वो, अब ये भी हो सकता है कि I1 I2 और I3 टूवर्ड्स पॉइंट ए फ्लो कर रहे हों, तो उस केस में ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4। ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि एक करंट जो है वो अवे फ्लो कर रहा हो, तीन जो है वो टूवर्ड्स फ्लो कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि तीन जो है वो अवे फ्लो कर रहे हों, एक टूवर्ड्स फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो इस ये ऐसा भी हो सकता है। सो sum of all the currents that are flowing towards a point equals to the sum of all the currents that are flowing away from the point। ठीक हो गया, तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। अब जो ये रूल है ये आपने याद रखना है, दिस कुड बी योर शॉर्ट क्वेश्चन, कि ये किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल जो है, दिस इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे, ये आपको रूल ये बता रहा है। सो करंट्स के बारे में बात हो रही है ना, तो करंट्स को अगर हम करंट को देखें तो करंट क्या होता है, वो होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब है करंट का फ्लो करने का मतलब ये है कि चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है ना। तो डेल्टा टी का तो यहाँ पे डेल्टा टी इज़ नॉट सम काइंड ऑफ लाइक, आप कह लो कि ये कोई सच क्वांटिटी नहीं है, टाइम है, मतलब पर सेकंड चार्ज जो है वो पर सेकंड जो भी फ्लो कर रहा है। ऑल्दो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, बट लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पर फ्लो करती हुई वो चार्ज है। सो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कह रहा है कि जितना फ्लो कर रहा है पॉइंट ए की तरफ, जितना टूवर्ड्स पॉइंट ए फ्लो कर रहा है चार्ज, उतना ही अवे फ्रॉम पॉइंट ए चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट ए पे चार्ज कहीं गायब हो जाए या न्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। मतलब है जितना चार्ज हमारे पास हमें मिलेगा उतना ही चार्ज वहाँ से आगे फ्लो कर जाएगा। इफ, तो यहाँ पे इसके अगली लाइन में देखिए, इफ देर इज नो सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट, तो शर्त क्या है कि पॉइंट ए पे कोई चार्ज का सिंक या चार्ज का सोर्स नहीं होना चाहिए। सिंक से क्या मुराद, ऐसी जगह जहाँ पर चार्ज जाके गायब हो जाए, हमें नज़र ना आए, जैसे पानी सिंक में गायब हो जाता है ना उसके ड्रेन में जाके, तो वो सिंक होता है। और सोर्स क्या होता है, जहाँ से पानी निकलता है, जैसे फाउंटेन है, तो ज़मीन में किसी जगह पर एक फाउंटेन लगा होता है, वहाँ से ऊपर की तरफ पानी निकलता है, तो हम कहते हैं ये सोर्स है पानी का। सिंक जो है वो जहाँ पर पानी गायब हो जाता है। उसी तरह चार्ज के लिए भी सिंक और सोर्स होते हैं। चार्ज का सिंक जो है वो क्या होगा, कि जहाँ पर चार्ज जो है वो गायब हो जाए, और सोर्स क्या होगा कि जहाँ से चार्ज जो है वो बाहर निकले। सो बेसिकली दोनों चीज़ें बैटरी ही होती हैं, इसको इतना आपने वो नहीं करना, लेकिन आपको ये पता चाहिए कि सिंक और सोर्स क्या है। तो अगर पॉइंट ए पर ना तो कोई सिंक है ना ही कोई सोर्स है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए पर ये वाला रूल जो है वो हमेशा लगेगा कि जितने जो करंट्स हैं वो इनवर्ट फ्लो करें उतने ही आउटवर्ड फ्लो करेंगे, क्योंकि जो चार्ज है वो कंजर्व है, क्योंकि चार्ज जो है वो कहीं ए पॉइंट पे गायब नहीं होगा। वो ए पॉइंट की तरफ जितना जाएगा उतना ही वहां से वापस निकलेगा। ठीक है, अनलेस कि वहां पर कोई सिंक या सोर्स हो। ठीक है, if there is no sink or source of the charge at point, then the total charge flowing towards the point must be equal to the total charge flowing away from the point। बात समझ आ रही है, तो चार्ज जो है वो कंजर्व है, जितना इस पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा उतना ही उससे अवे फ्लो करेगा।
ए पॉइंट पर अगर कोई सिंक या सोर्स नहीं है। अगर कोई सिंक या सोर्स है तो हो सकता है जितना इनवर्ट फ्लो कर रहा है उससे बाहर की तरफ ज़्यादा फ्लो करे अगर सोर्स हो, और ये भी हो सकता है कि अगर पॉइंट ए पे सिंक हो तो जितना पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है उससे कम जो है वो पॉइंट ए से बाहर निकले। समझ आ रही है? तो इस तरह ये जो किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल है, दिस रूल इज द law is the manifestation of law of conservation of charge। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज।